क्या ये लगाना है? जो चाहे वो लगाओ यार, युवाओं के बीच में क्या दिक्कत। बाहर से ये काला काला दिखेगा पूरे समय। अच्छा ऊपर बोलो उनको ऑन करने के लिए। आवाज आ गई? इसको अंदर से करवा अपना वाला ऑन। चलो नहीं तो यही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबका मैं यहां हृदय से स्वागत करता हूं। सीएम यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 बरस पूरा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनाती है, समाज के हर वर्ग के लिए बनाती है। लेकिन सिस्टम इतना बड़ा है कि योजनाएं बनाना सरल है, लेकिन ठीक पात्र हितग्राही तक वो पहुंच जाए, ये काम बहुत कठिन है। जिन पर जवाबदारी इन योजनाओं को धरती तक पहुंचाने की होती है, कई बार कोताही के कारण, कई बार लापरवाही के कारण, और कई बार मन में अगर खुद लाभ उठाने की भावना आ जाए तो उसके कारण परफेक्ट जमीन पर नीचे नहीं पहुंच पाती। मेरे मन में एक विचार आया कि हमारा सरकारी तंत्र तो है ही, लेकिन सरकारी तंत्र के अलावा युवा ऊर्जा का उपयोग किया जाए इस बात के लिए कि जो योजनाएं बनाई है, क्या वो सही पात्र भाई बहन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, पूरी पहुंच रही है कि आधी पहुंच रही है, इंपैक्ट कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो कई बार वल्लभ भवन में, जब वल्लभ भवन मीन्स मेरा सेक्रेटरिएट, जब हम बैठते हैं और समीक्षा करते हैं तो बड़ा अच्छा पिक्चर दिखाई देता है कि सब चीजें बिल्कुल ठीक है, साहब की जय जय हो रही है, जनता परम प्रसन्न है, और बाद में पता चला कि जमीन पे वैसा पहुंचा ही नहीं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन यह जरूरी है कि योजनाओं की मॉनिटरिंग सरकारी सिस्टम के बाहर से भी की जाए। और इसलिए मुझे लगा कि इसके लिए युवा ऊर्जा का उपयोग किया जाए, आपका उपयोग किया जाए। और इसलिए हमने ये सीएम फेलोज बनाए। ये 2017 में शुरू की थी मैंने, लेकिन 17 के बाद 18 आया, हम 1.25 साल सत्ता के बाहर हो गए तो योजना भी बंद हो गई। बाद में फिर कोविड आ गया, कोविड का पहला दौर, दूसरा दौर, लेकिन जैसे ही उससे फ्री हुए मुझे लगा कि अपने युवा भांजे भांजियों को, चयनित युवा भांजे भांजियों को फिर से इस काम में लगा दिया जाए। अब वो जमीन पे काम कर रहे हैं, वो मेरे आंख हैं, वो मेरे कान भी हैं। आंख कम कान ज्यादा, क्योंकि मिलना कम होता है। मैं उनसे रिपोर्ट मंगवाता हूं, और कई बार जो मेरी मॉर्निंग वीसी होती है उसमें कई पूछताछ में इसी आधार पर कर लेता हूं कि ये बताओ ये गड़बड़ क्यों है, और कहीं जरूरत पड़ती तो कार्रवाई भी कर देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इस भाव से ऐसी चीजें हमने ये योजना शुरू की है, इसलिए कि सही व्यक्ति तक निश्चित समय सीमा में बिना लिए दिए, बिना किसी कठिनाई के योजना का लाभ मिल जाए। और मैं मानता हूं कि 1 साल अभी पूरा हुआ है, इसमें ये योजना काफी सफल है, लेकिन अभी तो इसको और आगे ले जाना है, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे।
बिल्कुल सर, ये शुरुआत है। और सर, युवाओं के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है हमेशा लगातार काम कर रही है और यूथ पॉलिसी को लेकर भी आ रही है। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा है, ये जितने भी यहाँ युवा हैं ये जानना चाहेंगे। और युवाओं के विकास में इस योजना का जो योगदान है वो आप किस तरह से देखते हैं? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, युवाओं के लिए एक ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ से हमने बनाने की कोशिश की। और वो योजना ऐसी नहीं कि दफ्तर में बैठ के कुछ अधिकारियों के साथ हमने बना दी। व्यवहारिक जीवन में जो लोगों के कष्ट देखे, तकलीफें देखी, उन कष्ट और तकलीफों को देख के हमने योजना बनाई। मैं उदाहरण देना चाहूंगा लाडली लक्ष्मी का। बचपन से मैंने देखा मेरे गांव में कि मां भी बेटा और बेटी में भेद करती है। बेटे से ज्यादा लाड़ और बिटिया से कम प्यार। अब ये परिस्थिति अब बदल रही है, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब मैं बच्चा था। मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी। अरे मैंने तो ऐसे दृश्य देखे हैं कि बेटे का जन्म हुआ तो खुशियां मनाई गई, ढोल बजवाए गए, सक्षम हवाई फायर भी करते थे कि बेटा आया है। लेकिन बेटी ने अगर जन्म ले लिया तो मां का चेहरा उतर जाता था और सास तो अग्निमुखी हो जाती थी कि कहां से आ गई है। अब मैं तब से सोचता था कि बेटा और बेटी दोनों ने एक मां की कोख से जन्म लिया, तो बेटी के साथ ये भेद कैसा। मैंने अपने गांव में वो मार्मिक दृश्य भी देखे कि पति और पत्नी में झगड़ा हुआ तो पत्नी को पति ने बेहिचक थप्पड़, मुक्का या डंडे से पीट दिया। और अगर कोई बीच में आता था हस्तक्षेप करने तो पत्नी कह देती थी कि तुम काहे को बोल रहे हो, मेरा आदमी है, मुझे मारे चाहे पीटे। अब मुझे लगता था ये कैसी व्यवस्था है। उस दर्द में से कि बेटा बेटी बराबर माने जाने चाहिए, मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में छोटा था तो मुख्य वक्ता नहीं आए तो मुझे खड़ा कर दिया कि तुम बोलो। तो मैंने कहा बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी होगी तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा। तो मेरे मन में ये आया कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा शिवराज, कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, केवल विधायक बना, तब मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की जो निर्धन परिवारों से आती थी, अपने मित्रों के सहयोग से। सांसद के समय मेरा यह क्रम जारी रहा। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने ठान लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देना है, वरदान बनाना है। और उसी में से जन्म लिया लाडली लक्ष्मी योजना में। कहानी बड़ी दिलचस्प है। हम मुख्यमंत्री बने, हमने अपने अफसर बुलाए और मैंने कहा कि ये एक ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लखपति बन जाए। तो एक दूसरे का चेहरा देख के अफसर मुस्कुराए। फिर उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बना है तो कुछ दिन जोश दिखाएगा, बाद में अपने आप ठंडा हो जाएगा। बोले सर इम्पॉसिबल, ये कैसे होगा। लेकिन हमने चर्चा की और फिर हमारे अधिकारियों ने बनाई कि बेटी अगर पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके माता पिता के नाम से, उसके नाम से, उसके माता पिता के खाते में एक निश्चित राशि 30,000 उस समय तय हुई थी डालेंगे। और उसको पढ़ाई से जोड़ दी। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपये। और अब तो तय कर दिया कॉलेज में एडमिशन ले तो 12,500। और 18-21 साल की हो जाए तो 1 लाख सीधे। तो मेरा सपना था मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, और वो सपना सच हो गया। 43,30,000 लाडली लक्ष्मी बेटी। ऐसे ही मैंने देखा बच्चे कई स्कूल नहीं जाते थे, दूसरे गांव पढ़ने, विशेषकर बेटियां। मैंने कहा बेटी को भेजते क्यों नहीं हो। तो बोले दूसरे गांव पैदल कैसे जाए, रास्ते में डर लगता है बेटी दूसरे गांव जाए। उसमें से साइकिल देने की योजना निकल गई। फिर मेरे मन में आया, आप सबको बताते हुए मुझे गर्व है, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, कई बच्चे गरीबी के कारण, फीस ना भर पाने के कारण
डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते थे। हमने तय की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, और उस योजना में तय किया कि 75% अगर बोर्ड की परीक्षा में 12th में अगर बच्चे मार्क्स लेके आएगा तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, और उसके बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हुआ, प्राइवेट में हुआ, चाहे सरकारी में हुआ, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो वो फीस उसके मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। योजना बन गई। अभी हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बना दी कि जो बच्चे अपना खुद का स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं तो बैंक लोन देगा, लोन की गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी 1 लाख से 50 लाख रुपए तक। तो एक नहीं ऐसी कई योजना बनी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खेलकूद की और रोजगार की। उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये योजना बनी, ऐसा नहीं कि नहीं बनी यूथ के लिए, लेकिन आज भी कई समस्या हमारे युवाओं के सामने है। तो हमने तय किया कि अभी भी हम काम कर रहे थे युवाओं के लिए, लेकिन अब एक फिर नए सिरे से वर्तमान चुनौतियों को समेटते हुए एक नई यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी। और वो दिन हमने तय किया 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन युवा। लेकिन उस दिन हमारा 11-12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, NRI का हमारा सम्मेलन है 8, 9, 10 को इंदौर में, और 11 और 12 को है अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो 12 की रात में एक कार्यक्रम मैं करूंगा, लेकिन एक कार्यक्रम 13 को हमारे बच्चों का किया जाएगा। बड़ा विराट कार्यक्रम है वो, और उसी में यूथ पॉलिसी घोषित की जाएगी। यूथ पॉलिसी सरकार नहीं बनाएंगे, मामा नहीं बनाएगा, आपको बनानी, आपका योगदान चाहिए। देखिए, आज मैं आपसे योगदान मांग रहा हूं, केवल यूथ पॉलिसी के लिए नहीं, सरकार की योजना जमीन पर नीचे ढंग से लागू करने के लिए आज मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। यूथ पॉलिसी बनाने में यूथ पार्टिसिपेट करे, उसलिए कई सेमिनार होंगे, गोष्ठियां होगी, विचार आएंगे, कॉलेजेज में भी सुझाव लिए जाएंगे। मैं आप सबसे ही अपील करना चाहता हूं, यूथ पॉलिसी बनाने में अधिकतम युवाओं को इन्वॉल्व कीजिए। उनमें क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है, और उनके जो सुझाव आएंगे उन पर विचार करके मध्य प्रदेश सरकार यूथ पॉलिसी बनाएगी। और उस यूथ पॉलिसी को न केवल हम जारी करेंगे, बल्कि उसमें जो प्रावधान होंगे उनको जमीन पर उतारेंगे, और जमीन पर उतारने में भी आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, मिलेगा? बिल्कुल। और सर ने युवाओं को एक जिम्मेदारी दी है, आप सबको योगदान करना है। सर, प्रकृति से आपका प्रेम जो है हम सभी देखते हैं, और कई सारे आपके जो पुराने मित्र हैं तो उनसे भी मैंने सुना है कि आप पेड़ों के इर्द गिर्द खेला करते थे, अलग अलग गेम होते थे, और बचपन से ही आपकी प्रकृति प्रेम से हम सभी मुखातिब हैं। और बहुत अच्छे तैराक थे, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आपके पिताजी जो है वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन सर, आप समाज सेवा, जन सेवा में आपका आना हुआ और आप जन सेवा करना चाहते थे, तो इसके बारे में हम सभी जानना चाहेंगे। एक तो प्रकृति प्रेम की बात कहूं, ये गांव में नैसर्गिक होता है। मैं 2 खेल का जिक्र आज आपके सामने करना चाहता हूं। एक खेल का नाम था आती पाती, और तय करते थे कि गांव में या गांव के बाहर कोई पेड़ होता था तो हम कहते थे आती पाती नीम की पाती, मतलब नीम की पाती लेके, और तब तक वो लेने जाते थे तो छुप जाते थे और उनको ढूंढना पड़ता था कहां है। तो ये आती पाती खेल था, ये भी प्रकृति से संबंधित था। धीरे धीरे शरारत आने लगी तो फिर सोचा ऐसा पेड़ सोचो जिसकी पाती पास ना मिले, दूर मिले। तो उसमें होड़ लग गई उनका, आती पाती, पीपल की पाती। फिर एक बार हमने कह दिया आती पाती अचार की पाती, अचार 4 किलोमीटर दूर था फिर, और जब तक वो ढूंढ के आते तब तक खाना खा के हम लोग सो गए। ये प्रकृति प्रेम की घटना है। एक खेल और बताऊं, उसका नाम था अंडा डाउरी। किसी को पता है क्या? पेड़ की डाल पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल पे कूदते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक आध बार नीचे गिर गए तो हाथ बात भी टूट गया, ऐसी घटनाएं भी होती थी। लेकिन साहसिक खेल होते थे। लेकिन ये खेल प्रकृति से प्रेम सिखाते थे।
और एक राज की बात और बता दूं। मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे एकदम तट पे है, तो हमारा खेत नर्मदा जी के किनारे था, गांव से लगा हुआ, लेकिन आखिरी सिरा दूर था। मैं कई बार जब जरा सा भी फ्री होता तो मैं दौड़ के, एक सत्ती घाट था वहां जाता, चट्टान पे बैठता, और मेरी एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान की गोद में बैठना है। कैसे बैठना? जैसे ध्रुव बैठा था वैसे ही बैठना है अपन को। तो मैं भगवान का भजन किया करता था, लेकिन नर्मदा जी को भी देखा करता था। स्वाभाविक रूप से आप सब सोचो, जो यहां नहीं बैठे और मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देखिए आज धरती के सामने जो संकट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी अगर पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता रहा तो। दुनिया भी चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अब आप सोचिए, एक तरफ भाषण होते रहे, लेकिन मुझे लगा दूसरी तरफ कि हम कोई ठोस काम करें। तो मेरे मन में आया कि शिवराज, ये क्यों ना किया जाए कि तू खुद भाषण मत दे, रोज पेड़ लगा। अब काम कठिन है, साधना है, लेकिन मैंने 19 फरवरी 2021 को पेड़ लगाया अमरकंटक में अपनी पत्नी के साथ, और तब से लेके अब तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने पेड़ ना लगाया हो। मैं भोपाल में रहूं, भोपाल के बाहर रहूं, और अब तो यह हालत हो गई कि रोज पेड़ लगाने अलग अलग संस्थाएं आती, भोपाल से नहीं बाहर से लोग आते हैं केवल पेड़ लगाने। कई बार मुझे लगता है इतनी दूर आए पेड़ लगाने, तो 3-3 पेड़ रोज तो भोपाल में लगते हैं। मेरा इतना कहना है आपसे भी कि जितने ऑक्सीजन अपने लिए चाहिए, कम से कम उतनी का इंतजाम तो कर दो पेड़ लगा के। और इसलिए जरूरी है कि हम अंकुर जैसे कार्यक्रम चलाएं। अब कई लोग जन्मदिन पे पेड़ लगाते हैं, रोज तो नहीं लगा सकते। माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ लगने का सिलसिला लगातार आगे चल पड़ा, और ये लगातार आगे चल रहा है। ऐसे ही अनेकों प्रेरक चीजें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। दूसरा, इसके साथ क्या सवाल पूछा था आपने? सर, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़ाई में अच्छे। इधर क्यों आ गया मैं? ये बात सही है, मेरे पिताजी तो डॉक्टर बनाना चाहते थे, और पढ़ने लिखने में मैं ठीक ठाक था। अगर ये कहूं कि थोड़ा अच्छा ही था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेहनत से पढ़ता था, काम भी करता था। तो पिताजी को लगा, किसान, देखो हर एक किसान की हसरत होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो जैसा मैं लोअर मिडिल क्लास का था, तो मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, लेकिन मैं लोगों के दर्द देखता था। अब मैं आपको बताऊं एक किस्सा और, सुनाऊं? बोर तो नहीं हो रहे ना? एक किस्सा और सुनाता हूं आपको। मैं 7वीं में पढ़ता था, 7th में, भोपाल में पढ़ता था। मेरे पिताजी चिंतित थे कि बेटे को पढ़ाना है ठीक से ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, तो 4th पास करके मुझको भोपाल भेज दिया। पहले गुजराती समाज स्कूल में पढ़ा मैं, फिर अलग अलग सरकारी स्कूल में पढ़ा। मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि मजदूर को गांव में मजदूरी कम मिलती है। एक बुद्धा करके था, गांव में 2 व्यवस्था थी, एक हरवाहे की और एक चरवाहे की। हरवाहा मतलब हल चलाने वाला जो बड़े काम करता था खेती का, चरवाहा मतलब घर के पशु चराना, गाय बैल। वो जरूरी काम था क्योंकि खेती होती थी ट्रैक्टर से नहीं, खेती होती थी हल से, तो बैल की जरूरत थी। तो जो चरवाहा था वो छोटी उम्र का होता था। हमारा यहाँ चरवाहा था बुद्धा। एक दिन वो देर से आया, सर्दी के दिन थे। हमारी दादी माँ हमें कह रही थी, बेटा दब के सो जा, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बुद्धा थोड़ा लेट आया, फटे हुए गाल। आजकल नहीं होता ये, लेकिन जो गांव के होंगे देखा होगा, सर्दी में ये गाल फट जाते थे, हाथ और पैर फट जाते थे, लहू चूने लगता था। और उसको बहुत डांट पड़ी कि तू देर से काहे को आया। देर मतलब 6 बजे क्यों आया और पहले क्यों नहीं आया। तो मुझे लगा ये बड़ा अन्याय है, ये तो गलत बात है। मन में ये बात आती रही कि कैसे करें विरोध। तब बहुत छोटा था, लेकिन जब मैं 7वीं में आया तो मुझे लगा कि गांव में जो किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं मजदूर, उनको मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए। 2.5 पाई मिलती थी। 2.5 पाई का मतलब समझते हो? कोई नहीं समझते। पाई मतलब एक बर्तन रहता था, पैसा नहीं देते थे, अनाज देते थे, उसमें अनाज भरा और नाप के देते थे। तो मैंने कहा 2.5 पाई नहीं, 5 पाई मिलनी चाहिए, बहुत कम है।
और काम के घंटे तय होना चाहिए, सवेरे से आ जाते हैं और बाद में डांट खाते हैं। तो मैंने मजदूर गांव के मंदिर पे इकट्ठे किए, छोटा था तो कुछ आए कुछ नहीं आए, फिर भी मैंने कहा जितने आए 20-25, मैंने कहा कि देखो लड़ाई लड़नी चाहिए, तुम्हें 2.5 पाई मिलती है, 2.5 पाई में क्या होता है, 5 पाई तो मिलनी चाहिए, दिन भर मेहनत करते हो। तो उनका भैया ये हो कैसे सकता है, हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ, काम बंद कर दो, कौन से काम करवाएंगे, किसान आंदोलन करेंगे अपन। तो उन्होंने कहा भैया हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, कैसे करें? मैंने कहा जुलूस निकालते हैं। तो दूसरे दिन जुलूस तय हुआ। गांव में बिजली नहीं थी, पेट्रोमैक्स थे, वो मिट्टी का तेल भर के और मेंटल बांध के हवा भर के जलाते थे। तो बड़ी उत्साह से मजदूरों ने जलाया, एक मजदूर ने सर पे रखा और मेरे साथ साथ चले गांव की गलियों में। हमारा नेता शिवराज सिंह 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस मेरे घर के दरवाजे पहुंचा, मेरे चाचा जी बड़े खतरनाक थे, वो लठ लेके दौड़े, अब मैं देता हूं तुम्हें 5 पाई मजदूरी। जैसे ही उनको आते हुए देखा, पेट्रोमैक्स फेंक के मजदूर तो भग गए। अरे मजदूर तो भग गए, लेकिन आंधी तूफान फंस गया और फिर क्या धुनाई हुई है मैं ही जानता हूं। मेरा वो आंदोलन में खत्म हो गया, मुझे वापस लौटना पड़ा। लेकिन मन में एक आग जलती रही कि नहीं करना है, और उसी आग ने तय किया कि डॉक्टर बन के कितनों का इलाज करेगा। रोज 10 का करेगा, 20 का करेगा, 25 का करेगा, 50 का करेगा। सेवा में जिंदगी लगा, बड़ा काम हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बड़ा काम कर। और मन में फिर ये भाव पैदा हुआ तो मैं जुट गया। फिर तो इमरजेंसी का विरोध, तो जेल और पता नहीं कितनी कहानियां हैं, लेकिन तब से ये रास्ता पकड़ लिया तो यहां तक आ गया। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। सर, युवाओं को सिखाने के लिए बड़े स्तर पर सीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है, इसके तहत मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत युवाओं को सरकार से बड़े स्तर पर जोड़ने की पहल की गई है। और मुझे ये भी पता चला है कि ये नवाचार है, और इतने बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो देश ही नहीं दुनिया में की गई पहली बड़ी पहल है। तो ये जो स्कूल लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, हम सभी जानना चाहते हैं। देखो, 52 सीएम फेलो पर्याप्त नहीं है। कई तरह के काम मेरे सामने हैं। जैसे मैंने पेशा एक्ट लागू किया, अब ये लागू तो हो जाता है, जमीन पर लोगों को उतारना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, अपने अधिकार का वो उपयोग कर पाए, इसके लिए उनको अवेयर करना, उनको तैयार करना, मुझे लोगों की जरूरत है। अकेला मैं नहीं कर सकता, सरकारी तंत्र भी नहीं कर सकता। अब एक अभियान चलाया हमने, सीएम जन सेवा अभियान। देखिए, योजनाएं अनेकों हैं, लेकिन उनका लाभ लेने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकारी दफ्तर जाते हैं लोग, अब दफ्तर में कई बार काम नहीं होता, कई बार लौटना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, परेशान लोग होते हैं। और कई बार अगर कोई गलत मानसिकता का कर्मचारी फंस गया तो भेंट दक्षिणा भी मांग लेता है। अब ये कई तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना कि जिससे लोगों को सही समय पर लाभ मिल जाए बिना किसी कठिनाई के। और इसलिए हमने चलाया कि सरकार जनता सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी। हमने अभियान चलाया, सीएम जन सेवा अभियान। और उस अभियान में तय किया कि हर गांव की ग्राम पंचायत में शिविर लगेंगे। वहां कर्मचारी अधिकारी गांव में जनता के यहां जाएंगे, आवेदन लेंगे, और वहीं जो पात्र हितग्राही है उनको स्वीकृति पत्र देंगे। मुझे बताते हुए खुशी है, 17 सितंबर पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 31 अक्टूबर तक नए 83 लाख नाम अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जोड़ दिए गए, बिना किसी परेशानी, बिना किसी कष्ट के, बिना कुछ लिए दिए। और अभी उनको स्वीकृति पत्र मिल रहे हैं। अब ऐसे कई काम हैं जो मुझे करवाने हैं। अनेकों योजनाओं का नीचे तक क्रियान्वयन मुझे चाहिए, और इसलिए हमने ये मित्र हमारे जो काम आएंगे, इस तरह की योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए हमने आपको मित्र बनाने का फैसला किया है। आप बनोगे ना मेरे मित्र? अरे जोर से बोलो, बनोगे? मिलके करेंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए,
अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। क्या बात है सर। जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाएगी। और ये ऐसा भी नहीं है कि भामा इस चक्कर में के फ्री में ही करवाते रहो। इसके लिए मिनिमम व्यवस्थाएं भी हम कर रहे हैं। तो ये सीखेंगे हमारे बच्चे, सहयोग भी करेंगे और सीखेंगे भी। तो ये अद्भुत, अब इस व्यापक पैमाने पर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सीएम जन मित्र कार्यक्रम बना हो। और मुझे पूरा विश्वास है इन युवाओं के बल पर मैं सुशासन को 100% जनता के लिए जमीन पे लाकर रहूंगा। बहुत सर बिल्कुल। और हमारे बीच में बहुत सारे युवा हैं और हम सबके लिए एक गौरव की बात है कि भारत को G20 समिट 2023 जो है इसमें अध्यक्षता का अवसर मिला है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें बताइए। मैं गर्व से